हाय गाइस, वेलकम बैक टू लीगलॉजी बाय कोमल। प्रीवियस वीडियो में जो हमने एनवायरमेंटल लॉ की सीरीज स्टार्ट की थी, आज है उसका डे 7। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। India's constitution includes several provisions directly and indirectly related to environmental protection, reflecting the country's commitment to sustainable development and the well-being of its citizens. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस प्रेजेंट हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो शो करता है हमारी कंट्री की कमिटमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सिटीजन्स के वेलबींग के लिए। Here are the key constitutional provisions concerning environmental protection in India. चलो अब इन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 48A प्रोविजन। द स्टेट शैल endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। यानी कि स्टेट को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। सिग्निफिकेंस। दिस आर्टिकल वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976 एंड गाइड्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था और गवर्नमेंट को पॉलिसीज और लॉज बनाने में गाइड करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। Fundamental duties. Article 51A Clause G. Provision. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. हर सिटीजन की ड्यूटी है नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की और लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन रखने की। सिग्निफिकेंस। दिस आर्टिकल ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट emphasizes the role of citizens in environmental conservation and encourages public participation in environmental protection efforts। ये आर्टिकल भी 42nd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था और सिटीजन्स को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करता है। Next is right to life. Article 21. Provision. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। The Supreme Court of India has interpreted the right to life under Article 21 to include the right to a healthy environment. Landmark judgments such as the Subhash Kumar versus State of Bihar 1991 case have upheld this interpretation, linking environmental quality to the fundamental right to life. सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को हेल्दी एनवायरनमेंट में इंक्लूड करने के लिए इंटरप्रेट किया है। लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 ने इस इंटरप्रिटेशन को अपहोल्ड किया, एनवायरमेंटल क्वालिटी को फंडामेंटल राइट टू लाइफ से लिंक करके। मूविंग फर्दर, फेडरल स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। 7th शेड्यूल। यूनियन लिस्ट 1 includes matters like atomic energy and mineral resources which the central government can regulate। इसमें एटॉमिक एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज जैसे मैटर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। स्टेट लिस्ट 2 includes matters like water and land subject to the provisions of entry 56 of list 1 which states can regulate। इसमें वाटर और लैंड जैसे मैटर्स हैं सब्जेक्ट टू एंट्री 56 ऑफ लिस्ट 1 जो स्टेट्स रेगुलेट कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट 3 बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स सच एज फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ
एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लेजिस्लेट कर सकते हैं मैटर्स जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल पे। और हाँ गाइस, नोट्स के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। रोल ऑफ द जुडिशरी। The Indian judiciary has played a proactive role in environmental protection through public interest litigation और PIL। इंडियन जुडिशरी ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है PIL के थ्रू। Citizens, NGOs and other stakeholders can directly approach the courts for the enforcement of environmental laws। सिटीजन्स, NGOs और स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं एनवायरमेंटल लॉज को एनफोर्स करने के लिए। लैंडमार्क केसेस। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, also known as the Oleum gas leak case. This established the principle of absolute liability for industries engaged in hazardous activities। ये केस ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जाना जाता है। इसने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया इंडस्ट्रीज के लिए जो हजार्डियस एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। दिस केस हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इन एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। इस केस ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को हाईलाइट किया एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में। गंगा पोल्यूशन केस 1988 डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज अलोंग द गंगा रिवर टू इंस्टॉल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर प्रोटेक्शन। इसने गंगा रिवर के इंडस्ट्रीज को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करने को डायरेक्ट किया और रिवर प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज किया। Role of the National Green Tribunal. Establishment. The NGT was established in 2010 under the National Green Tribunal Act 2010 to handle cases related to environmental protection and conservation of forests and other natural resources। NGT 2010 में establish हुई National Green Tribunal Act 2010 के अंडर ताकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड केसेस हैंडल कर सके। फंक्शंस। इट हैज़ द पावर टू हियर ऑल सिविल केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रोवाइड्स अ स्पेशलाइज्ड फोरम फॉर द एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सच केसेस। इसके पास पावर है सारे सिविल केसेस सुनने का जो एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड हैं और ये एक स्पेशलाइज्ड फोरम प्रोवाइड करता है फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सच केसेस। गाइस, वीडियोस में मैं जो भी मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो एज ए हेडिंग आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। और वैसे भी शीट्स कवर करने के लिए हमें हेडलाइंस बनाना ज़रूरी ही होता है। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी NEP 2006 provides a comprehensive framework for environmental conservation and sustainable development in India। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंडिया में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC outlines India's strategy to address climate change through various missions focusing on solar energy, energy efficiency, sustainable agriculture and more। ये इंडिया की स्ट्रैटेजी को आउटलाइन करता है क्लाइमेट चेंज एड्रेस करने के लिए थ्रू वेरियस मिशंस जैसे सोलार एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और मोर। सो कंक्लूडिंग दिस, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस coupled with judicial activism and specialized bodies like the NGT form a robust framework for environmental protection in India। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जुडिशियल एक्टिविज्म और स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ जैसे NGT मिल के एक रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। These measures ensure that environmental protection concerns are integrated into governance,
and that citizens and the state have a shared responsibility in preserving and improving the natural environment. ये measures ensure करते हैं कि environmental concerns governance में integrated हैं और citizens और state की shared responsibility है natural environment को preserve और improve करने में. ये measures ensure करते हैं कि environmental concerns governance में integrated हैं और सिटीजन्स और स्टेट की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व और इम्प्रूव करने में. Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Do not forget to like, comment and share this video with your friends. Do subscribe Legalogy by Komal.